हम कक्षा 11वीं से लेखा शास्त्र में नया अध्याय प्रारंभ करेंगे, है ना। हमने 4 और 5 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम उसी से रिलेटेड पढ़ेंगे अध्याय नंबर 6। क्या पढ़ेंगे? अध्याय नंबर 6। ठीक है, अध्याय नंबर 6 पढ़ेंगे। तो अध्याय नंबर 6 में हम पढ़ेंगे, पेज नंबर रहेगा आपका 176, विशेष उद्देश्य पुस्तकें या सहायक बहिया 2। विशेष उद्देश्य पुस्तकें या सहायक बहिया 2। विशेष उद्देश्य पुस्तकें या सहायक बहिया 2। हमने 5 में पढ़ा है सहायक बहिया 1। सहायक बहिया 1 पढ़ा है, हम यहां पढ़ेंगे सहायक बहिया 2। हम क्या कर रहे थे पिछले अध्याय में कि उसमें सिर्फ उधार की एंट्री क्या करते थे, सिर्फ उधार की एंट्री क्या करते थे, नगद को छोड़ देते थे। लेकिन इसमें अब क्या करना है, सिर्फ नगद की एंट्री करना है, उधार को छोड़ देना है। इसमें हम बनाएंगे रोकड़ बही, द्विस्तंभी रोकड़ बही, त्रिस्तंभी रोकड़ बही। ठीक है, तो ये है सहायक बहिया 2। हम बढ़ते हैं शब्दों के बारे में, कुछ जानते हैं शब्दों के बारे में। पहला शब्द है साधारण रोकड़ बही। पहला दिया है साधारण रोकड़ बही 2 से हम पढ़ेंगे साधारण रोकड़ बही। वह बही जिसमें नगद लेन देन के लिए जमा तथा नाम पक्ष में एक एक खाना रहता है। ठीक है, हम इसमें नगद व्यवहारों का ही लेखा करते हैं। इसमें एक पक्ष इधर डीआर रहेगा और एक पक्ष इधर सीआर रहेगा। ठीक है, जमा पक्ष एवं नामे पक्ष रहता है डीआर और सीआर रहेगा। उसके बाद द्विस्तंभी रोकड़ बही। द्विस्तंभी रोकड़ बही, इसमें हम देखते हैं द्विस्तंभी रोकड़ बही क्या है। रोकड़ बही में सिर्फ राशि वाला कॉलम रहेगा, लेकिन द्विस्तंभी रोकड़ बही में हो जाएगा आपका बैंक वाला कॉलम। कई बार हम व्यवहार बैंक से भी करते हैं, बैंक से हम पैसा पटाते हैं, बैंक में हमारा आता है, तो बैंक का भी व्यवहार होता है। हमने पिछले अध्याय में ही देखा है कि बैंक से भी हमने लेन देन किए हैं। वह बही जिसमें नगद लेन देन के लिए जमा पक्ष तथा नाम पक्ष में दो खाने नगद के लिए और बट्टे के लिए करते हैं। बट्टे के लिए भी एक कॉलम रहेगा। अब हम पढ़ते हैं त्रिस्तंभीय रोकड़ बही। त्रिस्तंभीय रोकड़ बही, इसमें क्या क्या रहेगा, एक राशि वाला कॉलम रहेगा, दोनों साइड राशि वाला कॉलम रहेगा। दूसरा रहेगा बट्टा वाला कॉलम रहेगा दोनों साइड, और तीसरा रहेगा बैंक वाला कॉलम, यानी कि त्रिस्तंभीय रोकड़ बही, 3 स्तंभ वाला रोकड़ बही। यह वह बही जिसमें नगद लेन देनों के लिए जमा पक्ष और नामे पक्ष में 3 खाने रोकड़ बट्टा बैंक का होता है। खुदरा रोकड़ बही एक आता है। खुदरा रोकड़ बही, हम अभी तक क्या बनाए हैं, नकल बही बनाए हैं, क्रय विक्रय बही, क्रय विक्रय वापसी बही, ये सब बनाए हैं। अब हम बना रहे हैं साधारण रोकड़ बही,
द्विस्तंभी रोकड़ बही, त्रिस्तंभी रोकड़ बही और खुदरा रोकड़ बही। इतने जो बही हम इस अध्याय में बनाने वाले हैं, वह रोकड़ बही जिसमें व्यापार में होने वाले छोटे छोटे खर्च के लिए लेखा किया जाता है। खुदरा मतलब छोटा, छोटे व्यवहार, छोटा खर्च रोज का होता है, उसके लिए एक अलग से रोकड़ बही बनाया जाता है, वो होता है खुदरा रोकड़ बही। विपरीत प्रविष्टि या प्रति प्रविष्टि, लेन देनों की प्रविष्टि रोकड़ बही में डेबिट तथा क्रेडिट दोनों पक्षों में एक दूसरे से विपरीत होना है, इसे उभय प्रविष्टि भी कहते हैं। यह प्रविष्टि तब की जाती है जब बैंक में रुपया जमा किया जाता है। बैंक में रुपया जमा किया जाता है तो डबल एंट्री होगा, दोनों साइड एंट्री किया जाएगा। ठीक है, प्राप्त चेक, ड्राफ्ट आदि कुछ दिन बाद बैंक में जमा कराया जाता है तब, और जब कार्यालय प्रयोग हेतु बैंक से निकाला जाता है तब। दोनों साइड डी और सी आर, हम दोनों साइड एंट्री करने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। जिस व्यवहार को दोनों साइड एंट्री किया जाता है वो कब होता है? जब हम पैसा बैंक में जमा करते हैं, ठीक है, जब हम प्राप्त चेक या बैंक ड्राफ्ट को किसी दूसरे दिन बैंक में जमा करते हैं, जिस दिन प्राप्त हो उस दिन अगर जमा करते हैं तो नहीं करते डबल एंट्री, लेकिन अगर हम दूसरे दिन उसको जमा करते हैं तब डबल एंट्री होगा, दोनों साइड एंट्री होगा। और अगर हम कार्यालय प्रयोग के लिए बैंक से निकालते हैं तब वो डबल एंट्री होगा। अपने निजी प्रयोग के लिए अगर बैंक से निकालते हैं, आहरण करते हैं तो डबल एंट्री नहीं होगा। लेकिन अगर हम कार्यालय प्रयोग, अपने व्यापार के प्रयोग के लिए अगर हम बैंक से रोकड़ निकालते हैं तो उसका भी डबल एंट्री होगा। आगे आपको मैं क्लियर और बताऊंगा। रोकड़ बही का अर्थ, रोकड़ बही से आशय व्यापार में रखी जाने वाली प्रमुख बही से है जिसमें प्रतिदिन होने वाले नगद व्यवहारों का लेखा किया जाता है। अर्थात इस बही में ऐसे व्यवहारों का लेखा किया जाता है जिनका संबंध मुद्रा प्राप्ति अथवा मुद्रा भुगतान से होता हो। उधार किए गए लेन देनों का एंट्री इस बही में हम नहीं करेंगे, उसे छोड़ देंगे। रोकड़ बही की विशेषताएं, रोकड़ बही की विशेषताएं, इस बही में केवल नगद व्यवहारों का ही लेखा किया जाता है। रोकड़ बही में प्रारंभिक लेखे की बही अर्थात नगद व्यवहारों का प्रारंभिक लेखा इस बही में ही किया जाता है। इस बही में विकलन, डेबिट तथा समाकलन क्रेडिट पक्ष दो पक्षकार होते हैं, इन्हें क्रमशः प्राप्ति तथा भुगतान भी कहा जाता है। रोकड़ बही रोकड़ खाते प्रतिरूप है, अर्थात व्यापार में इस बही के रखे जाने पर पुनः रोकड़ बही खाता खोलने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम इसमें सिर्फ नगद की ही एंट्री करते हैं। यह बही प्रारंभिक लेखा बही व खाता बही दोनों का काम करती है। इस बही में व्यापार प्रतिदिन उपलब्ध रोकड़ की स्थिति ज्ञात की जाती है। भाई हम लेन देन जो रोकड़ से कर रहे हैं, नगद कर रहे हैं, उसी को हम जब इसमें हिसाब रखते हैं तो हमें रोकड़ की जानकारी होती है कि हमारे पास कितना रोकड़ है, कितना गया, कितना आया, इसी बही से ही हमें आकलन हो जाता है। इस बही में रोकड़ के साथ साथ प्राप्त दर बट्टा दोनों का भी हिसाब रखा जाता है। साथ ही इस बही में बैंक संबंधी व्यवहार का भी लेखे किए जाते हैं। मैंने आप लोगों को रोकड़ बही के बारे में बताया है, तो ये रोकड़ बही यही है, इसे हम लघु रोकड़ बही भी कहते हैं, लघु रोकड़ भी कहेंगे। तो रोकड़ बही के प्रकार होंगे, आपका एक रहेगा साधारण रोकड़ बही रहेगा, आपका द्विस्तंभीय रोकड़ बही रहेगा, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही रहेगा, हम बनाएंगे इस अध्याय के अंतर्गत, और एक रहेगा खुदरा रोकड़ बही या लघु रोकड़ बही, जो साधारण रोकड़ बही के प्रकार हैं। ठीक है, तो आज हम साधारण रोकड़ बही के बारे में जानते हैं। साधारण रोकड़ बही का हम प्रारूप देख लेते हैं, उसका क्या प्रारूप रहता है। आपको प्रारूप मिल जाएगा आपके पेज नंबर 178 पुस्तक में मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले इसे मिटा देते हैं, प्रारूप जानते हैं। प्रारूप जान लेते हैं हम साधारण रोकड़ बही का।
साधारण रोकड़ बही हम लिखेंगे यहां पर ऐसे। ठीक है, साधारण रोकड़ बही। तो हम सबसे पहले प्रारूप जान लेते हैं। तो इसमें रहेगा आपका प्रारूप, खींच लेते हैं प्रारूप। ठीक है, आपका इसमें एक रहेगा दिनांक, फिर विवरण। ठीक है, एक छोटा सा फिर से रहेगा ये आपका डीआर रहेगा, और ये आपका सीआर रहेगा। ठीक है, मैंने बताया आपको विकलन और समाकलन। ये रहेगा आपका दिनांक। ठीक है, ये आपका विवरण रहेगा। ठीक है, इसमें प्रेषण संख्या लिखेंगे, और ये खाता पृष्ठांक रहेगा। ठीक है, और ये राशि रहेगा। ये दिनांक रहेगा फिर से आपका, दोनों साइड दिनांक, दोनों साइड विवरण रहेगा। ये आपका फिर से विवरण रहेगा। ये आपका प्रेषण संख्या रहेगा। ये खाता पृष्ठांक रहेगा आपका फिर से, और ये फिर से राशि रहेगा। इस प्रकार से हमारा जो है साधारण रोकड़ बही का प्रारूप रहेगा। ठीक है, हम अगर चाहते हैं तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं इसका स्पष्टीकरण करता हूं कि दिनांक क्या लिखते हैं। दिनांक में हम इस स्तंभ में सर्वप्रथम तथा इसके नीचे माह एवं व्यवहार की तारीख का उल्लेख किया जाता है। विवरण, विकलन पक्ष में स्तंभ में खाते का उल्लेख किया जाता है जिसमें रोकड़ प्राप्ति की गई है। जब हमें रोकड़ प्राप्ति होगा, जब हमें रोकड़ की प्राप्ति होगी तो हम उसे विकलन पक्ष में लिखेंगे, और जब हमें रोकड़ का भुगतान करना होगा, किसी को देना होगा रोकड़, तो हम उसे समाकलन में लिखेंगे। प्रमाणक संख्या, ये प्रेषण संख्या जो बता रहा था हमें, प्रमाणक संख्या है। जब भुगतान में रोकड़ प्राप्त की जाती है तब उसके प्रमाणक स्वरूप भुगतानकर्ता की रसीद की जाती है, और रसीद में जो नंबर रहता है, जब हमें प्राप्त होगा किसी रसीद के सहारे नगद, तब हम उसे प्रमाणक संख्या के रसीद नंबर को लिख देंगे प्रमाणक संख्या में। जो प्रमाण स्वरूप भुगतान प्राप्तकर्ता की रसीद प्राप्त की जाती है उसे प्रत्येक रसीद पर संख्या अंकित की जाती है। यही संख्या इस प्रमाणक संख्या पर हमें लिखने हैं। खाता पृष्ठांक संख्या, इस स्तंभ में खाता बही की उस पृष्ठ की संख्या लिखा जाता है जिस पर संबंधित खाते को खोला गया हो। राशि, इस स्तंभ में सौदे की रकम लिखी जाती है। रोकड़ बही में लिखने के नियम, अब आपको इसे ध्यान से समझना है। रोकड़ बही में लिखने के नियम, तो नियम हम जानते हैं। रोकड़ बही में लिखने के नियम क्या होते हैं? रोकड़ बही में केवल नगद व्यवहारों का लेखा किया जाता है। मैंने पहले ही इस अध्याय में आपको बता दिया, सिर्फ नगद व्यवहारों का ही लेखा इसमें किया जाएगा। उधार लेन देन, चाहे वो उधार कोई भी व्यवहार हो, उसे एंट्री नहीं की जाती। ठीक है, समस्त प्राप्ति, जो नगद प्राप्ति होगा हमें इसे विकलन पक्ष में लिखना है, और समस्त भुगतान हमें समागम पक्ष में लिखने हैं। ठीक है, इस नियम को ध्यान में रखते हुए रोकड़ बही में व्यवहारों का लेखा किया जाना चाहिए। रोकड़ बही की बाकी निकालना, शेष निकालना। अब क्या होता है, ये अब दोनों साइड बैलेंस बना रहता है। जैसे बाकी के खाते में भी हम करते आए हैं कि उसे बैलेंस करते हैं, ठीक उसी प्रकार दोनों को हमें बैलेंस करना होगा। तो जिधर कम होगा उधर लाना होगा, जिधर कम होगा लाना होगा, जिधर ज्यादा होगा उसको बैलेंस करना होता है। तब इसे कैसे करते हैं हम देखते हैं। रोकड़ बही का शेष प्रतिदिन निकाला जा सकता है, किंतु आवश्यकता अनुसार इसे सप्ताह या माह के अंत में भी निकाला जा सकता है। रोकड़ बही का शेष निकालने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम रोकड़ बही में डेबिट या क्रेडिट पक्षों का योग करना चाहिए। इस वाले को हम जोड़ लेंगे, डेबिट पक्ष को और
क्रेडिट पक्ष को हम सबसे पहले जोड़ लेंगे, किधर डिफरेंस आ रहा है तभी पता चलेगा हमें। ठीक है, ध्यान दे रोकड़ बही का डेबिट योग क्रेडिट योग से सदैव अधिक होता है, अतः डेबिट पक्ष की योग क्रेडिट राशि की योग को घटाकर अंतर ज्ञात की जाती है। बताया जा रहा है कि इधर का जो योग है हमेशा ही ज्यादा रहता है, तो इधर की जो राशि एक्स्ट्रा होती है उसको बैलेंस करने के लिए इधर लाया जाता है, यहाँ पर लिया जाता है शेष लाया गया, और इधर हम लिखेंगे शेष ले गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम करते हैं इसे बराबर। दोनों पक्षों की अंतर राशि को रोकड़ बही की बाकी या रोकड़ बही का शेष कही जाती है। इस प्रकार ज्ञात की गई बाकी को क्रेडिट पक्ष में लिखकर क्रेडिट का पुनः लगा दिया जाता है, जिसकी योग राशि डेबिट पक्ष की ओर अधिक राशि के बराबर हो जाती है। इस शेष के अगले या अगले माह की पहली तिथि पर डेबिट पक्ष में लिख दिया जाता है। ठीक है, इसको हम बैलेंस किए, फिर जो बाकी आया रहता है, जो बाकी आया रहता है उसको हम अगले वर्ष में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि डेबिट पक्ष है यानी कि हमें प्राप्ति ज्यादा हुआ है, हमारा पैसा बचा हुआ है, भुगतान से हमने प्राप्ति ज्यादा हुआ है। भाई हमारे पास लाभ कब होगा, जब हमें प्राप्ति ज्यादा होगा और भुगतान कम होगा, तभी हमें लाभ होगा। तो जो बचे हुए पैसे हैं उसको अगले माह के लिए अगले वर्ष के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है कि वो अगले वर्ष या अगले माह में काम में आए। ऐसे ही आगे बढ़ते जाता है ना व्यापार ऐसे ही आगे बढ़ता है। भाई इस वर्ष का जो बचा पैसा उसको अगले वर्ष में ट्रांसलेट कर दिया जाए, फिर उसे अगले वर्ष में ट्रांसलेट कर दिया जाए, अगले माह में, जैसा भी आपका कंडीशन बोलता है प्रश्न का, वैसे आपको करते जाना है। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, रोकड़ बही में रोकड़ का नाम कहीं पर भी लिखा नहीं जाएगा। जिस खाते को हम बनाते हैं उस खाते में उस खाते का नाम नहीं लिखते हैं। जैसे कि ये रोकड़ बही है, रोकड़ बही से करके या रोकड़ बही को करके हम नहीं लिखेंगे। इधर जब लिखेंगे हम तो से करके लिखेंगे रोकड़ बही खाता से, या इधर लिखेंगे तो को लिखेंगे। तो रोकड़ बही में रोकड़ का नाम नहीं लिखते, उसके अपोजिट होने वाले खाते को लिखते हैं। यहां पर आपको अभी जर्नल प्रविष्टि का काम आएगा। आपने जर्नल प्रविष्टि करना सीख लिया है, इसमें एंट्री करने से पहले हमें जर्नल प्रविष्टि जानना होगा कि ये क्या होगा। जैसे व्यापार प्रारंभ किया तो व्यापार प्रारंभ करते तो हम क्या करते हैं, रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से, यही करते हैं। ऐसे ही आपको जर्नल की एंट्री को पहले से अपने मन में रखने होंगे, उसी के अनुरूप इसको हम एंट्री करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। एक क्वेश्चन पहले नंबर का हम देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले देखेंगे, इसमें मिटाता हूं। ध्यान से एक बार देखेंगे, है ना, शुरुआत है तो इसको आपको ध्यान से पढ़ने हैं। यहां दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 क्रियात्मक प्रश्न से 201 पृष्ठ में, निम्नलिखित व्यवहारों को साधारण रोकड़ बही में लिखिए। तो हम साधारण रोकड़ बही का एक प्रारूप खींचेंगे। साधारण रोकड़ बही इस प्रकार से हम खींच लेंगे। डीआर रहेगा, आपको लिखना नहीं भूलना है, ये डीआर रहेगा, और इधर ऐसे हम सीआर लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। तो आपके क्वेश्चन में दिया है 2006 जून 1 रोकड़ शेष। जब भी रोकड़ शेष या बैंक शेष, सबसे पहले तो रोकड़ शेष दिया है
यानी कि उसको हमें डीआर में लिखना है। किस में लिखना है? डीआर में दिया है। रोकड़ शेष अगर करके आप क्वेश्चन में दिया है तो हमें इसको डीआर में लिखना है, शेष लाया गया करके। ये रोकड़ शेष क्या चीज है पता है आप लोगों को? जो अगले वर्ष का बचा हुआ है, जैसे हमने कहा ना कि इस वर्ष का जो बचेगा उसको हमें अगले वर्ष में ट्रांसफर करना है, वैसे ही ये पिछले वर्ष का बचा हुआ है रोकड़ शेष। तो बचा हुआ पैसा हमारे पास, तो वो प्राप्ति पक्ष में आएगा। डीआर हमारा प्राप्ति पक्ष है, इसलिए हम उसे रोकड़ शेष को इधर लिखेंगे। और अगर इसमें दिया रहता रोकड़ शेष सीआर तो हम उसको सीआर पक्ष में लिख देते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 2006 जून 1 लिखेंगे हम इसको, शेष लाया गया। ठीक है, तो हमारे पास राशि वाला कॉलम ये है। तो राशि वाला कितना दिया है जी रोकड़ शेष? तो दिया है इसमें 89,50, यही दिया है हमारे पास। ये हमने क्लियर कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से आसानी से पढ़ते हैं। तो दिया है जून 2 पारस 22 को दिए, पारस 22 को दिए। पारस 22 कोई नाम का आदमी है, उसको हमने रोकड़ दिए। क्या दिए? रोकड़ दिए। दिए मतलब रोकड़ दिए। तो पारस 22 को दिए तो हम कैसे लिखेंगे उसको जी? तो हम उसको एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री में क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे पारस 22 विकलन। ठीक है, तो क्या दिया है उसको? तो रोकड़ दिया, तो रोकड़ खाता से। ठीक है, रोकड़ जहां पर भी आए, जैसे कि रोकड़ यहां पर कहां है? सीआर में आया है। सीआर साइड कौन है? ये वाला सीआर साइड है, और ये रोकड़ जो आया है सीआर में आया है। हम सीआर में इसको लिखेंगे, लेकिन मैंने आपको अभी अभी बताया कि रोकड़ बही में रोकड़ का नाम नहीं लिखेंगे, तो जस्ट अपोजिट को लिखेंगे। जस्ट अपोजिट प्रभावित होने वाले खाते को लिखेंगे। इसका अपोजिट प्रभावित होने वाला खाता कौन है? पारस 22। पारस 22 यही है प्रभावित होने वाला खाता। तो जब भी रोकड़ सीआर में आएगा तो हम उसको सीआर में लिखेंगे, लेकिन उसे पारस 22 यानी कि उसके अपोजिट होने वाले खाते से लिखेंगे। और अगर ये रोकड़ डीआर में आता तो उसको हम डीआर में लिखते हैं, लेकिन उसके प्रभावित होने वाले सीआर में जो भी रहता खाता उसको लिखते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे पारस 22 को दिया हमने। किसको दिया है? पारस 22 को दिए हैं। तो होगा ये 2006 जून है 2 दिया है, तो जून 2 लिखेंगे हम। यहां पर लिखेंगे पारस 22 को, तो लिखेंगे पारस 22 को, ये लिखेंगे। तो पारस 22 को हमने कितना दिया है जी? तो पारस 22 को हमने दिया है 3960। यहां पर लिख देंगे हम 3960। ये क्लियर हो गया। तो आपको हर बार आपको जर्नल एंट्री का यहां पर जरूरत पड़ेगा। आपको जर्नल एंट्री करना मैंने सिखाया है पहले अध्याय में, इसलिए मैंने सिखाया है क्योंकि इधर उसको आवश्यकता होती है। तो हम फिर से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो दिया है जून 3। जून 3 में दिया गया है वेतन दिया। वेतन दिया, तो क्या दिया हमने? वेतन दिया है, तो वेतन खाता विकलन यही रहेगा। और क्या चीज दिया हमने वेतन में? तो रोकड़ दिया है। रोकड़ दिया है हमने, तो रोकड़ खाता से इस प्रकार से होगा। तो फिर से रोकड़ जो है सीआर में आया है। रोकड़ जो है सीआर में आया है, तो हम उसको सीआर में एंट्री करेंगे, लेकिन रोकड़ बही में रोकड़ का नाम नहीं लिखते। ठीक है, तो सीआर में दिया है तो उसका अपोजिट क्या है जी? वेतन खाता है। उससे प्रभावित होने वाला खाता कौन सा है? वेतन खाता है। तो हम लिखेंगे जून 3। जून 3 है, हम इसको लिखेंगे वेतन खाता से। वेतन खाता से कितना आएगा? तो हमने दिया है 150 रुपए। ये 150 रुपए वेतन खाता से, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है अभी तक? अब हम आगे बढ़ते हैं। मोहनलाल से मिले। क्या चीज हुआ? मोहनलाल से मिले। मोहनलाल से मिले, क्या मिले? तो रोकड़ मिले। क्या मिले हैं? रोकड़। तो हमें रोकड़ मिलेगा, तो हम जो चीज हमें मिलता है उसको हम विकल्प पक्ष में लिखते हैं। तो क्या मिल रहा है हमें? तो रोकड़ मिल रहा है, तो रोकड़ खाता
विकलन कहां से मिला है? तो मोहनलाल से। कहां से? मोहन लाल से मिला। यही होगा एंट्री, यही एंट्री होगा। क्या मिल रहा है हमें? रोकड़ मिल रहा है। कहां से मिल रहा है? तो मोहनलाल से मिल रहा है। तो देखते हैं कि रोकड़ खाता जो लिखा है वो विकलन पक्ष में है। क्या पक्ष में है? विकलन पक्ष में है। तो उसको हम विकलन पक्ष में एंट्री करेंगे, लेकिन रोकड़ करके नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे मोहनलाल से करके। तो ये आपका है जून है 4, जून 4 दिया है तो हम इसको 4 लिख लेते हैं। तो हम इसको अपोजिट वाले खाते को लिखेंगे, तो लिखेंगे हम यहां पर मोहन लाल से। किससे मिला है? मोहन लाल से। इधर लिखेंगे तो मैंने से लिखने के लिए कहा है, और इधर लिखेंगे, सॉरी से हो गया है, इसको को करना है। इधर जब हम लिखेंगे तो होगा ये को। वेतन को दिया, पारस को दिया, अब मोहनलाल से मिला है। आ रहा है ना? किससे मिला है हमें? मोहनलाल से मिला है। तो मोहनलाल से हमें कितना मिला है जी? तो मोहनलाल से मिला है 560 रुपए। 560 रुपए ये हमने लिख लिया। दैट इज द क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमें मिलता है नगद विक्रय। नगद विक्रय यही है। तो नगद विक्रय मतलब कि हमें नगद विक्रय, नगद माल बेचा। तो नगद माल बेचे तो हमें रोकड़ प्राप्त होगा। तो रोकड़ खाता ऊपर रहेगा, तो रोकड़ खाता प्राप्त है, तो जो प्राप्त हो तो इसको ऊपर लिखते हैं। तो रोकड़ खाता विकलन हो जाएगा, और हो जाएगा विक्रय खाता से। इस प्रकार से हो जाएगा विक्रय खाता से। रोकड़ हमने नगद बेचा है, नगद बेचे मतलब क्या आएगा? हमारे पास रोकड़ आएगा और विक्रय खाता से जाएगा। जो भी माल जाएगा, माल का नाम तो नहीं दिया है, तो विक्रय खाता से। अब हम देखते हैं कि रोकड़ जो है विकलन पक्ष में ही है, तो हम उसको विकलन पक्ष में ही लिखेंगे, लेकिन उसके प्रभावित होने वाले खाते को, अपोजिट खाते को लिखेंगे। तो हम लिखेंगे इसको, जून है, इसमें जून 5 दिया है, जून 5 है, तो हम लिखेंगे विक्रय खाता से। इसका अमाउंट दिया गया है, अमाउंट है 375 रुपए। 375 रुपए दिया गया है। दैट इज द क्लियर। आगे हम बढ़ते हैं। अब फिर से हम देखते हैं जून 6 दिया है, फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदे हैं मतलब हमसे रोकड़ जाएगा और फर्नीचर आएगा। फर्नीचर खरीदा तो हम क्या खरीदे? हम फर्नीचर। फर्नीचर खरीदे मतलब फर्नीचर आएगा, और जो चीज आता है हमारे व्यापार में उसको हम ऊपर विकलन कुछ लिखते हैं। तो फर्नीचर खाता विकलन यह लिख लेंगे, ऐसा हम लिखते हैं। और नगद है ये, तो रोकड़ जाएगा हमसे, रोकड़ जाएगा, रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से। तो हम देखते हैं कि रोकड़ कौन साइड है जी? सीआर में है, तो हम सीआर में ही एंट्री करेंगे, लेकिन उससे अपोजिट होने वाले खाते का एंट्री करेंगे। ये जून 6 है, हम लिखेंगे फर्नीचर खाता से। अब इसका फर्नीचर हमने कितने का खरीदा है? तो हमने फर्नीचर खरीदा है 450 रुपए का। हम यहां लिख देंगे 450 रुपए। ये हो गया। फिर से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। नगद माल क्रय, नगद माल खरीदा। माल खरीदे मतलब माल आएगा, माल आएगा। ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको क्रय लिख लेंगे, है ना? क्रय खाता मतलब माल खरीदना, क्रय खाता विकलन। नगद खरीदे तो रोकड़ जाएगा हमसे, जाएगा। नगद हम खरीदे हैं तो रोकड़ हमसे जाएगा, तो हम इसलिए रोकड़ को सीआर लिख रहे हैं। रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से। हम देख रहे हैं कि रोकड़ खाता जो है कौन साइड है जी? सीआर में। तो सीआर में लिखेंगे उसको, अपोजिट वाले को लिखेंगे। तो ये है जून 7। तो अपोजिट क्या है जी? तो क्रय खाता, सॉरी ऐसे लिखा गया, फिर को लिखना है, इधर कोई लिखना है। क्रय खाता को, क्रय खाता को। कितने का माल हमने नगद खरीदा है? तो हमने खरीदा है 270 रुपए का माल। नगद हमने खरीदा है 270
₹70 हमने नगद खरीदे हैं। आप भी इस प्रकार से पहले कर लेंगे, जनरल एंट्री उसके बाद ही इसको करते जाएंगे, ठीक है। अगर वो गलत हुआ आपका ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो ये गलत हो जाएगा। मैंने पहले बताया है कि आपको जनरल एंट्री अच्छे से करना सीखना है। और अगर जनरल एंट्री गलत हुआ ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो मतलब साइड भी चेंज हो जाएगा उसका, तो आपका गया। तो आपको जनरल एंट्री करना अच्छे से आना चाहिए। पहले आप समझे कि क्या कह रहा है, हमें हमारे पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, उसके बाद आप जनरल एंट्री करेंगे। अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर है किराया दिया, किराया दिया, किराया रहे ऊपर रहेगा किराया खर्चा, किराया खाता विकलन हो जाएगा। तो क्या दिया हमने, किराया के रूप में हमने रोकड़ दिया, रोकड़ खाता से। तो हम देखते हैं कि रोकड़ कौन साइड है जी, तो रोकड़ है सीआर में, तो हम उसको सीआर में लिखेंगे, जून 10 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे किराया खाता को कितने का किराया दिया हमने, तो ₹135 का, ₹135 का किराया दिया है। अब हम देखते हैं कि कोई भी एंट्री करने के लिए हमारे पास नहीं है, हमने सभी एंट्री को पूरा कर लिया है। अब हमें तत्पश्चात इसको क्लोज करने के लिए रहेगा, इस साइड को जोड़ेंगे और इस साइड को जोड़ेंगे, ठीक है। इस साइड को हम जोड़ते हैं, इधर को हम जोड़ते हैं, तो ये आता है 9885, ये आएगा 9885। और जब इधर को जोड़ेंगे तो आएगा जोड़ना पड़ेगा 3960, तो आपको रहेगा, ये रहेगा 3960, 115, 450, 270 और 135। तो हम ये 5 हो जाएगा, 7, 15, 20, 21 का 1 हाथ का है 2, 3, 5, 9, 10 और 19 का 9 हाथ का है 1 और 1 4। तो ये हो जाएगा आपका 4915 हो जाएगा। और जब हम इधर ज्यादा हो गया, इधर 4915 आ रहा है, इधर आ रहा है 9885, तो इधर हमें लाना पड़ेगा। तो अब इसे इधर हम लिखेंगे शेष, इधर का माल इधर लाएंगे, यानी इधर का पैसा जो है इधर लाएंगे। हमारे पास प्राप्ति ज्यादा हुआ है, भुगतान कम हुआ है, तो बैलेंस करना है, तो हमें कितना बच रहा है यही पता चलेगा। तो हम लिखेंगे यहां पर, जैसे कि जून महीने का हम देख रहे हैं, तो जून कितने महीने का रहता है, 31 का रहता है महीना कि 30 का रहता है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में हम जो क्लोज करेंगे वो महीने के लास्ट का ही करेंगे। तो हमारे पास देखते हैं कि जून 30 का रहता है, महीना जो है जून होता है 30 का होता है। तो हम लिखेंगे 30, इसको लिखेंगे शेष ले गया। तो कितना होगा इसका डिफरेंस, इतना इसका डिफरेंस आएगा 4920। ये 9885 आया है, 9885 में हम 4920 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा पूरा इसका भी 9885। तो हम इसको क्लोज कर लेंगे, ये हो गया 9885, डबल लगे खींच लेंगे, हम लिखेंगे यहां पर फिर से 9885, ये भी डबल लगे खींच लेंगे। ये क्लियर हो गया। देखो मैंने कहा है कि अगले वर्ष या अगले महीने में लेकर के छोड़ना है। जून के बाद आता है जुलाई, जून के बाद आएगा जुलाई, तो हमें 2006 इधर लिख लेंगे। ये क्लोज हो गया है ना, ये जो महीना का है क्लोज हो गया। ऐसे क्लोज करने के बाद हमें लिखना है 2006 1 जुलाई, अगले महीने हमें ट्रांसफर करना है पैसे को आगे उपयोग के लिए। तो कितना होगा, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा बचा है, ये प्राप्ति पक्ष है, भुगतान पक्ष है। प्राप्ति पक्ष ज्यादा आया और भुगतान पक्ष कम आया, तो कितने का कम आया, तो 4920 का कम आया, यानी 4920 रुपए हमें एक्स्ट्रा पैसा है हमारे पास। तो एक्स्ट्रा पैसे को हम व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए अगले महीने में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे इस डेट को लास्ट का करना है, जो महीना चल रहा है उस
लास्ट दिन को हमें करना है। अगर 31 का महीना रहता है तो हम उसे 31 लिखते हैं, लेकिन जून जो है 30 का महीना रहता है, तो 30 का महीना रहता है, इसलिए हमने लास्ट में लिखा है शेष ले गया। अब हमें उसी को अगले महीने में ला करके छोड़ना है। हम इसमें लिखेंगे शेष लाया, हम इसमें लिखेंगे ले गया, इसमें हम लिखेंगे लाया गया। तो कितना लाया गया जी? तो ये रहेगा 49-20, ये रहेगा 49-20। अब हमें कहीं पर कोई लकीर नहीं खींचना है, ऐसे ही हमें इसको छोड़ देने हैं। इस प्रकार से इसको बंद करने के बाद ही हमें अगले महीने में इस पैसे को लाना है। आप वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच करिए, आपका जर्नल प्रविष्टि सटीक होना चाहिए, तभी ये जो है सरल होगा। मैं देखता हूं कि जो आंसर आपको दिया गया है वो रोकड़ शेष दिया गया है, यानी कि रोकड़ शेष यही है, 49-20 दिया गया है, 49-20 आ गया है। तो आप लोग, मैं आपको बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करें। जो नगद है उसको एंट्री करना है, जो उधार है उसको हमें छोड़ देना है। अब आप लोग चाहो तो आप लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन बना करके देखेंगे, और तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है 2 खाने वाला है, मैं उसको आपको बताऊंगा। तो आज की इस क्लास में इतना ही, आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज शुरुआत था, मैंने कुछ ना आपको बता दिया।